सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसके बारे में क्या है कि आप देखिए कि जैसे हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को हम पास लाते हैं, कुछ नहीं होता है, कोई अट्रैक्शन फील नहीं होता है, ठीक है, नॉर्मल बिहेव कर रही हैं ये दोनों चीज़ें। लेकिन अभी इन दोनों चीज़ों की जगह अगर हम ये दो मैग्नेट साथ में ले आएँ, ठीक है, तो वो एक डिस्टेंस से ही एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाने लगते हैं, यानी एक दूसरे को या तो रिपेल करने लगते हैं या अट्रैक्ट करने लगते हैं। और यही चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो ताज्जुब में डालती थी, एक वंडर्स थी लोगों के लिए। इसीलिए मैग्नेटिज्म को लोग मैजिक ही बोलते थे पहले, कि ये तो बिल्कुल मैजिक हो गया कि दो चीज़ों को हम पास लाए और उनको हमने किसी भी तरह से कोई कांटेक्ट उनके बीच में नहीं हुआ और फिर भी उन दोनों ने एक दूसरे को खींच लिया या एक दूसरे को रिपेल कर दिया। तो ये मैजिक क्या है, कैसे हो गया, ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे फोर्स कैसे लग रहा है, इन दोनों चीज़ों के बीच में ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन दोनों को पास आने पर मजबूर कर रही है। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि भाई वो भी कुछ सर्टेन मटेरियल्स में ही ऐसी प्रॉपर्टी क्यों पाई जा रही है। भाई ये दो चीज़ें भी हमारे सामने हैं, भाई ये इनको पास लाते हैं तो ऐसा क्यों नहीं होता है, या कोई वुडन चीज़ पास लाते हैं तो ऐसा क्यों नहीं होता है। तो वो सारी चीज़ें आज हम लोग देखते हैं, ठीक है। इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से होती है, ये आप सब लोगों ने स्टोरी सुनी हुई है कि एक मैग्नेटिक रॉक के बारे में, कि एक शेफर्ड था और वो कई स्टोरियों में ये भी लिखा हुआ है कि उसके बूट जो है में जो आयरन नेल लगी हुई थी वो वहाँ पे स्टिक हो गई उस रॉक पे, या कई जगह पे वो जो स्टिक होती थी उसके पास, उस स्टिक में कुछ आयरन का आगे कैप जैसा लगा हुआ था, तो वो कैप उसने जब वो स्टिक को वहाँ पे मारा तो वो चिपक गया वहाँ पे। तो इस तरह से जो मैग्नेट था, यानी जो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट था, उसकी डिस्कवरी हुई। तो उसका पूरा जो ओर है उसका मैग्नेटाइट नाम भी पड़ गया, ठीक है, और उसी रीजन के नाम पे। तो ये स्टोरी सबने सुन रखी है। अब क्वेश्चन ये है कि जो मैग्नेट है, जैसे कि भी हमने अभी आपको बताया कि एक सर्टेन डिस्टेंस से चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेता है या अट्रैक्ट कर लेता है, रिपेल करने की जो पावर है उसके अंदर, वो कहाँ से आती है कि मैग्नेट एक तो सर्टेन डिस्टेंस से फोर्स लगाता है एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे, और हर एक ऑब्जेक्ट पे नहीं लगाता है, कुछ सर्टेन ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर ये फोर्स लगाता है। तो ये आखिर कैसा कर पा रहा है, यानी दो तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती हैं इसमें, ये तो अट्रैक्शन और दूसरा रिपल्शन, ठीक है। हम सब जानते हैं, जितना हम पढ़ चुके हैं, कि एक मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है, और जो लाइक पोल्स होते हैं, यानी नॉर्थ और नॉर्थ को पास में लाएंगे तो वो रिपेल करेंगे, और नॉर्थ और साउथ को, यानी अनलाइक पोल्स को आप पास लाते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैग्नेट की हम सब जानते हैं कि अगर उस मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड कर दें, एक धागे से बांध कर ऐसे लटकाइए, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेता है, यानी वो घूमता हुआ कहाँ रुकेगा, आके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अगर आप इसको इस तरह लटकाते हैं तो वो आपको ज्योग्राफिक नॉर्थ जो होगा अर्थ का, यानी नॉर्थ डायरेक्शन है, उधर वो जो उसका मैग्नेटिक नॉर्थ है, आपका जो मैग्नेट है उसका, वो अपना उस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेता है, ठीक है। ये क्यों करता है, ये सारी चीजें हम लोग अब देखेंगे। सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे कि इसके अंदर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई कहां से, आखिर वो एक दूसरे मैग्नेट पे अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगा पा रहा है तो कैसे लगा पा रहा है। अब देखिए, उसके लिए आप ये एनिमेशन देखिए। हम जानते हैं कि हर एक चीज दुनिया में, जितनी भी चीजें हैं वो सब एटम से मिलकर बनी है, छोटे छोटे। तो जितनी भी चीजें वो सब एटम से मिलकर बनी, और एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स दो तरह की मोशन करते हैं, ठीक है। जैसे अर्थ है हमारी, वो दो तरह की मोशन करती है, एक तो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, और एक सूरज के चारों तरफ वो घूमती है जिसकी वजह से मौसम बदलते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो भी दो तरह की मोशन करता है, एक तो अपनी एक्सिस पे भी घूमता है और जिसको रोटेशन बोलते हैं, और वो न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमता है जिसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। और सिर्फ यही नहीं, न्यूक्लियस भी रोटेट करता रहता है, स्पिनिंग करता रहता है, जिसको स्पिन बोलते हैं, यानी घूमता रहता है। इन लोगों की ये दोनों लोग जो इस तरह की मोशन करते हैं, उसकी वजह से एटम के अंदर एक मोमेंट जनरेट हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है, जिसको कहेंगे, ये इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। अब इस कोई भी मटेरियल जो एटम से मिलकर बना है उसके अंदर इस तरह से बहुत सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स होंगे, क्योंकि हर एक एटम का अपना एक मोमेंट होगा जो कि उस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की रोटेशन या स्पिनिंग की वजह से डेवलप हुआ है। अब सबके अंदर ये मोमेंट्स पाए जाते हैं। अब डिपेंड ये करता है
कि कोई भी सब्सटेंस मैग्नेट है या नहीं है, वो इस चीज से डिसाइड होगा कि ये जो मोमेंट्स हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर, ये छोटे छोटे एटम्स बने हैं और हर एक एटम का अपना एक मोमेंट है, तो वो मोमेंट की डायरेक्शन क्या है। अगर तो वो मोमेंट की डायरेक्शन इस तरह से रैंडम है, जैसे आपके सामने हमने ये दिखाया, देखिए किसी कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, सबकी अलग अलग डायरेक्शंस हैं, तो अगर वो रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर अपने आप को अलाइन कर रखा है उन्होंने अपने अंदर के मोमेंट्स को, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नेचुरली वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। लेकिन अगर यही जो मोमेंट है जो अलग अलग डायरेक्शन में है, इसको हम किसी तरह से समहाउ या ओरिजिनली भी, मतलब अपने आप भी, अगर ये अपने आप को एक सिंगल डायरेक्शन में अलाइन कर ले, जैसे अभी हम फिर से देखते हैं, अभी आपने पीछे देखा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है और साथ साथ अपनी एक्सिस पे भी स्पिन करता रहता है, न्यूक्लियस भी अपनी एक्सिस पे स्पिन करता रहता है, ठीक है। इस स्पिनिंग मोशन की वजह से इनके अंदर एक मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक मोमेंट जो इंड्यूस हुआ है, यही मैग्नेटिक मोमेंट रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिज्म के लिए, ठीक है। तो अभी हम ये वाला प्रोसेस भी देखेंगे कि आखिर ये क्यों, इनके मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट कैसे इंड्यूस हो जाता है। तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट इनके अंदर इंड्यूस हो गया है एटॉमिक लेवल पे, तो एक एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, हर एक एटम का अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। अब वो जो एलिमेंट है जिसके अंदर ये सारे एटम्स हैं, वो एलिमेंट मैग्नेट बनेगा या नहीं बनेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इनका जो अंदर के जो एटम्स हैं उनका मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में है। क्या सबका एक डायरेक्शन में, ये देखिए, अगर सबका मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में होगा तो वो नेचुरली वो सब्सटेंस मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जैसे ये कर रहा है, जैसे आपका बार मैग्नेट है। लेकिन अगर ये मैग्नेटिक मोमेंट देखिए आप अलग अलग डायरेक्शन में रैंडमली जो है वो अरेंज हो गया अंदर, तो फिर वो क्या करेंगे, ये जो एटम के अंदर अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट चला गया, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर दे रहे हैं। यानी किसी का इधर जा रहा है और किसी का उसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो वो क्या कर रहे हैं, ये सारे एटम्स रैंडम डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट होने की वजह से एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट के असर को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो वो एज अ होल जो एलिमेंट है वो एज अ होल मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है, ठीक है। अगर इसको मैग्नेट बनाना है तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि एक्सटर्नली कोई ऐसा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कि ये सारे मैग्नेटिक मोमेंट जो अलग अलग डायरेक्शन में हैं अभी, वो सब अपने आप को एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर लें, ठीक है। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए वही सारी चीज आपको यहां पे दिखाई गई है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब स्पिन कर रहा होता है तो, और जो ऑर्बिट भी कर रहा होता है, यानी रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों तरह की मोशन को परफॉर्म कर रहा है, और बीच में जो न्यूक्लियस है वो भी स्पिनिंग मोशन कर रहा है, जिसकी वजह से उनके अंदर एक मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। वो मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से हर एक एटम एक इंडिविजुअल मैग्नेट की तरह काम करने लगते हैं। ये देखिए, ये एक एलिमेंट है, इसके अंदर ये देखिए जो छोटे छोटे एटम हैं, वो हर एक एटम एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब ये सारे एटम्स इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में हैं, रैंडम डायरेक्शन में होने की वजह से ये एलिमेंट एज अ होल मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर पाता है। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करके इन सब को किसी तरह से एक डायरेक्शन में अलाइन कर ले, तो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाने की वजह से ये क्या करेंगे, एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को सपोर्ट करते हुए कलेक्टिवली उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, तो वो एज अ होल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। आप देखिए यहां पे एक फोर्स अप्लाई किया हमने और इसके सारे नॉर्थ पोल एक डायरेक्शन में हो गए, सारे साउथ पोल एक डायरेक्शन में हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक नॉर्थ साउथ का एक बार मैग्नेट टाइप का बन जाएगा आपका, ठीक है। ये देखिए अब अच्छा मैग्नेट हम बना कैसे सकते हैं किसी भी सब्सटेंस को। मैग्नेट बनाने का एक आसान सा तरीका, सिंगल टच मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ये है कि अगर आप कोई स्टील की बार ले लीजिए, ठीक है, और एक पहले से बना हुआ मैग्नेट ले लीजिए जो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट हो या बनाया गया हो। तो हमने एक मैग्नेट ले लिया जिसका नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। अब हम क्या करेंगे, ये हमने क्या बताया था, ये जो स्टील है ये बहुत छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है और हर एक एटम अपने आप में इंडिविजुअल मैग्नेट है, लेकिन बस वो सारे मैग्नेट इधर उधर डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, जब ये नॉर्थ पोल को हम इधर से रब करेंगे तो इसके अंदर जो छोटे छोटे नॉर्थ साउथ पोल है ना, उसका साउथ पोल इस डायरेक्शन में भागेगा, क्योंकि साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट करते हैं। तो जब आप इसको रब करके इधर ले जा रहे हैं तो सारे साउथ इधर की तरफ भाग जाएंगे, ठीक है। एक बार आपने रब किया, दोबारा आप फिर इसको उठाकर इधर से लाए, ठीक है, फिर आपने यहां से रब करना शुरू किया, तो फिर इस स्टील रॉड के अंदर जो छोटे छोटे नॉर्थ साउथ है उसका साउथ इधर भागेगा, ठीक है। ये प्रोसेस आप मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते चलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस जब आप ज्यादा टाइम्स रिपीट करते हैं तो क्या होगा, इसके अंदर एक
एक एंड इसका नॉर्थ पोल बन जाएगा और दूसरा एंड इसका साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है, अच्छा कौन सा नॉर्थ पोल बनेगा, कौन सा साउथ पोल बनेगा, इसको ध्यान से देखिए कि हम यहां से नॉर्थ को रब करते हुए इधर ले जा रहे हैं, नॉर्थ को रब कर रहे हैं तो इसके अंदर के साउथ इधर की तरफ भागेंगे सारे फाइनली। तो ये वाला इसका साउथ पोल बन जाएगा और ये वाला कैसा बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सिंगल टच मेथड से क्या कर सकते हैं, किसी भी मैग्नेट को, किसी भी नॉन मैग्नेटिक चीज को, यानी जिसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक डायरेक्शन में अलाइंड नहीं है, जो छोटे छोटे जो मैग्नेट्स हैं बार मैग्नेट्स टाइप के, जिनका अपना नॉर्थ और अपना साउथ पोल है, वो एक डायरेक्शन में अलाइन नहीं होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स की मदद से। वो एक्सटर्नल फोर्स कैसे हो सकता है, एक हम परमानेंट मैग्नेट ले लेते हैं, पहले से बना हुआ मैग्नेट ले लें और इसके ऊपर बार बार रब करें, तो वो क्या करेगा, अंदर के जो इधर उधर डायरेक्शन में जो मैग्नेट्स अपने आप को अलाइन कर रखा है उन सबको एक डायरेक्शन में अलाइन कर देगा, उनके ऊपर फोर्स लगाकर। कैसे, जैसे ये कर रहा था अभी कि वो नॉर्थ पोल इसके ऊपर रब हो रहा था तो नीचे के सारे साउथ इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं, और ये चीज आपने कई बार की तो धीरे धीरे सारे साउथ इधर शिफ्ट हो जाएंगे और सारे नॉर्थ इधर की तरफ आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये एक साउथ इधर जो है वो बन जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा साउथ पोल, और इधर नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है ये सारी बात? आगे चलते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर मैग्नेटिज्म को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये सिंगल टच मेथड है। तो यह पहले इनिशियली जो एलिमेंट था जिसको हम मैग्नेटाइज कर रहे थे वो उसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट था, यानी हर एक इंडिविजुअल एटम अलग अलग डायरेक्शन में रैंडमली ओरिएंटेड था। फिर हमने क्या किया, उसको जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया, यानी एक एक्सटर्नली बार मैग्नेट से रब किया, तो बार मैग्नेट ने क्या किया, सारे साउथ और नॉर्थ को एक डायरेक्शन में अलाइन कर दिया, तो वो आपका क्या बन गया, एक मैग्नेट बन गया। ठीक है, अच्छा ये तो मैग्नेट बनने का तरीका होगा कि मैग्नेट किसी भी सब्सटेंस के अंदर वो मैग्नेटिज्म कहां से आता है, वो हमने समझा। ठीक है, अच्छा मैग्नेट कितनी तरह के होते हैं, कई तरह के होते हैं। ठीक है, आपका बार मैग्नेट है और हॉर्सशू मैग्नेट है। ठीक है, रिंग मैग्नेट होता है, सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है, कई तरह के मैग्नेट्स पाए जाते हैं। जैसा जैसा उनका यूज होता है उस तरह से हमने मैग्नेट्स को डिजाइन कर रखा है। ठीक है, इसके अलावा नेचुरली अकरिंग मैग्नेट कौन सा है? ठीक है, जबकि अगर हम बात करें स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरली अकरिंग मैग्नेट की, तो वो कौन है, वो लोडस्टोन है। ठीक है, आप सबने पढ़ रखा होगा, सबसे पहले जो मैग्नेट डिस्कवर हुआ, तो लोडस्टोन जो है वो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट है। ये बाकी सारे मैग्नेट जो नीचे आपको दिखाए जा रहे हैं ये सब आर्टिफिशियल या मैन मेड है। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट में डिफरेंस होता क्या है आखिर? परमानेंट मैग्नेट ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर एक बार मैग्नेटिज्म आ गया तो वो मैग्नेटिज्म आसानी से जाएगा नहीं, यानी बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई किए हुए आप उस मैग्नेटिज्म को उस सब्सटेंस के अंदर से निकाल नहीं सकते। ठीक है, अलग नहीं कर सकते, वो उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगा। टेम्परेरी मैग्नेट क्या करेगा, टेम्परेरी मैग्नेट का मामला बिल्कुल अपोजिट होता है परमानेंट मैग्नेट के। परमानेंट मैग्नेट क्या थे, जिनके अंदर मैग्नेटिज्म परमानेंट हो जाए। ठीक है, टेम्परेरी मैग्नेट में मैग्नेटिज्म टेम्परेरी होगा। ठीक है, कुछ टाइम के बाद वो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे एक डिस्टेंस से फोर्स कैसे लगा पाता है। अभी तक हमने देखा कि मैग्नेट बनता कैसे है, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती कैसे हैं। ठीक है, वो हमने स्पिनिंग मूवमेंट देखा कैसे अंदर चलता है उसके एटॉमिक लेवल पे, लेकिन एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे एक सर्टेन डिस्टेंस से फोर्स कैसे लगा पाता है। भाई कांटेक्ट में आके इसको दबा दें यहां से तो समझ में आता है, लेकिन इतना दूर होते हुए एक दूसरे पे ये कैसे फोर्स लगा पाते हैं, तो वो कैसे लगाते हैं उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट देखना बहुत जरूरी है। देखिए ये एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट पे अगर हम आयरन नेल्स को का एक जो है वो फाइलिंग्स ले लें, आयरन की फाइलिंग्स ले लें, छोटा छोटा महीन महीन पार्टिकल्स आयरन के ले लें और इसके ऊपर अगर हम स्प्रिंकल कर दें उन सबको, तो उनको अगर हम इसके ऊपर छिड़क देते हैं तो वो एक खास पर्टिकुलर पैटर्न में अपने आप को अरेंज कर लेती हैं। देखिए एक खास पैटर्न बन गया है उनका और एक सर्टेन डिस्टेंस तक वो पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये चीज हमें क्या दिखा रही है कि अगर हम किसी बार मैग्नेट पे कुछ आयरन का बुरादा या आयरन की जो फाइलिंग्स हैं उनको स्प्रिंकल कर दें, छिड़क दें, तो वो आयरन ऐसा ही नहीं रैंडमली अपने किधर भी जो है वो जाके अरेंज हो जाएंगी, नहीं, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न बना लेती हैं उस मैग्नेट के चारों तरफ और एक सर्टेन डिस्टेंस तक बनाती हैं। ऐसा नहीं है जितनी भी दूर तक फैलेंगी वो पैटर्न बन जाएगा, नहीं नहीं। ये चीज हमें क्या दिखा रही है, देखिए यहां पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमने इसके अंदर आयरन फाइलिंग्स डाली हुई हैं, ये ग्लास का बना हुआ है और यहां पे एक होल है, इस होल में हम एक छोटा सा बार मैग्नेट डालेंगे तो इसके अंदर की जो आयरन फाइलिंग्स हैं जो रैंडमली इधर उधर डायरेक्शन में अभी फैली हुई हैं, देखना अभी वो अपने आप को एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज कर लेंगी। ठीक है, ये हमने मैग्नेट को डाला, बार मैग्नेट को, अब देखिए धीरे धीरे एक पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया है।
जो आयरन फाइलिंग्स अभी तक इस बार मैग्नेट को डालने से पहले अपने आप को रैंडमली अरेंज किए हुए थी, अब वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में आना स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, ये देखिए जहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां पे जो आयरन जो बार मैग्नेट के जो दो पोल हैं, उन पोल्स पर इनकी जो डेंसिटी है वो काफी ज्यादा है और उसके बाहर दूर दूर है। ठीक है, काफी ज्यादा लेस डेंस है उसके अलावा। तो ये क्या दिखा रहा है हमें? ये हमें ये दिखा रहा है कि एक जो मैग्नेट है, वो मैग्नेट जब दूसरे मैग्नेट पे या दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस पे जब फोर्स लगाता है, तो वो फोर्स का जो स्ट्रेंथ होती है वो कहां कहां कैसे कैसे वेरी करती है, यानी किस पॉइंट पे फोर्स ज्यादा रहेगा, किस पॉइंट पे फोर्स कम रहेगा। क्योंकि ये जो आयरन नेल्स हैं, उन्होंने अपने आप को जहां जहां ज्यादा डेंसली पॉपुलेट किया है, जहां डेंसली ज्यादा डेंस है ये, वहां पे क्या हो रहा है कि फोर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, और जहां पे इनका जो आपको पॉपुलेशन है, यानी आयरन नेल्स जहां पे कम नजर आ रही हैं आपको, इसका मतलब वहां पे फोर्स की स्ट्रेंथ कम है जो मैग्नेट लगा रहा है। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि पोल्स पे जो फोर्स की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, और जैसे जैसे आप पोल से दूर हटते हैं तो फिर मैग्नेट से दूर आप हटते चले जाइए या पोल से दूर हटते चले जाइए, तो क्या दिख रहा है आपको कि वहां पे इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफी कम होती चली जाती है। ठीक है, दे आर लेस क्राउडेड as we move far away from the poles। तो ये एक चीज हमने देखी। अच्छा, ये क्या दिखा रहा है हमें कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये हमें ये बता रहा है कि एक मैग्नेट के चारों तरफ एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, यानी एक फील्ड होती है, जो उस फील्ड में जब भी कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल आता है या दूसरा मैग्नेट आता है, तो वो मैग्नेट उस दूसरे मैग्नेट पे फोर्स अप्लाई कर देता है। यानी ऐसा नहीं है कि कितनी भी दूर से कोई पार्टिकल को खींच लेगा, ये इसका भी अपना एक दायरा होता है, एक लिमिटेशंस होती है, यानी एक इनविजिबल फील्ड होती है इसकी। अच्छा, इस फील्ड के बारे में हमें बताया किसने या हमें कैसे पता चला? देखिए, सबसे पहले जब हम लोग फिजिक्स में किसी भी बड़े साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं तो वो न्यूटन है। ठीक है, हम सब जानते हैं न्यूटन के बारे में। न्यूटन ने हमें क्या बताया था? न्यूटन का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था कि दो चीजें एक दूसरे पर अगर फोर्स लगा रही हैं, तो जैसे उसमें जो हमारा आसपास का जो स्पेस होता है और जो टाइम है, इन दोनों का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है किसी भी तरह का। जैसे सन है, ठीक है, और अर्थ पे वो फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, तो सन अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बगैर किसी डिले के लगाता है, उसमें टाइम का कोई लेना देना नहीं है, और ना ही बीच में जो स्पेस है उसका कोई लेना देना है, यानी इंस्टेंटली फोर्स लगाता है वो। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि अगर हम 2 मिनट के लिए बोलें कि सन अगर गायब हो जाए, सपोज करो यहां से, तो सन अगर गायब हो जाता है तो सन से अर्थ पे लगने वाला जो फोर्स है वो भी गायब हो जाएगा। तो क्या अर्थ को कैसे पता चलेगा कि सन गायब हो गया है? क्या अर्थ को तुरंत पता चल जाएगा? न्यूटन के अकॉर्डिंग तुरंत पता चल जाएगा। न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया है, न्यूटन की जो मैकेनिक्स है, उसके अकॉर्डिंग तुरंत पता चल जाएगा। जैसे ही अर्थ वहां से सन वहां से गायब होगा, अर्थ को पता चल जाएगा और चलो कहीं और चलते हैं, अब फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स गायब हो गया है, जिसकी वजह से हमें मजबूर होकर सन के चारों तरफ घूमना पड़ रहा था। लेकिन हम सब जानते हैं कि क्या फौरन पता चल जाएगा? आज हम अच्छी तरह जानते हैं कि सन से जो रेज आती हैं हमारे तक, क्या वो फौरन आ जाती हैं? भाई अगर फौरन पता चल जाएगा तो सन से जो रेज आती हैं वो विदाउट डिले आनी चाहिए। सन की रेज को अर्थ पर विदाउट डिले आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम सब जानते हैं कि सन की जो रेज आती है उनको 8 मिनट लगता है मिनिमम आने में। इसका मतलब यह है कि सन अगर गायब हो गया तो अर्थ को 8 मिनट तक कुछ भी नहीं पता चलने वाला है। यानी यहां पे आके न्यूटन साहब फेल हो जाते हैं ये चीज को एक्सप्लेन करने में। इसको अब ये चीज सबसे पहले एक्सप्लेन किसने की? देखो, माइकल फैराडे का नाम आपने सुना होगा कि माइकल फैराडे जो थे वो, उनको जो है वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, न्यूटन की तरह। उनको बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन समझ में नहीं आती थी, ठीक है। वो क्या बिलीव करते थे कि एक्सपेरिमेंट्स में बिलीव करते थे, यानी चीजों को एक्सपेरिमेंटली देखना, एक्सपेरिमेंटली उनको जो है वो जज करना, इसमें वो बिलीव करते थे। तो माइकल फैराडे ने क्या किया? माइकल फैराडे ने जो है वो सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया। माइकल फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि माइकल फैराडे ने बताया कि 2 पार्टिकल अगर सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है, जैसे 2 पार्टिकल हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये 2 पार्टिकल हैं, ये एक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है, m1 है, m2 है। अगर ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो ये फोर्स इंस्टेंट नहीं हो सकता। ये कैसे फोर्स लगा सकते हैं एक दूसरे के ऊपर? इनके बीच में जो स्पेस है, ये जो इनके बीच में स्पेस है, ये क्या करते हैं, ये m1 पार्टिकल पहले इस स्पेस को मॉडिफाई करेगा, यानी इस स्पेस को क्या करेगा, ये मॉडिफाई करेगा।
ये जो मॉडिफाइड स्पेस है, फिर ये मॉडिफाइड स्पेस जाकर इस M2 पर फोर्स लगाएगा। यानी M1 और M2 के बीच में जो एट अ डिस्टेंस फोर्स लग रहा है वो इंस्टेंट नहीं लग रहा है। M1 स्पेस का सहारा ले रहा है M2 पर फोर्स लगाने के लिए, यानी वो पहले स्पेस को मॉडिफाई करता है और वो मॉडिफाइड स्पेस जाकर फिर अगले पार्टिकल पे फोर्स लगाता है। ये कॉन्सेप्ट हमें दिया माइकल फैराडे ने, ठीक है। और इसी मॉडिफाइड स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं फील्ड, ठीक है। ये वही फील्ड का कॉन्सेप्ट है जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, यानी वही एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। मैग्नेट के चारों तरफ जो ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस आपको दिख रहा है ना, ये गोल सा, यही एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, ये है आपकी फील्ड। यानी फील्ड क्या, यानी मैग्नेट अपने आसपास रखे हुए जो स्पेस को मॉडिफाई कर रहा है ना, जितनी स्पेस को, जितनी दूरी तक फैले हुए स्पेस को वो मॉडिफाई कर पाता है, वो मॉडिफाइड स्पेस ही उसकी फील्ड बन जाती है। और फिर वही मॉडिफाइड स्पेस उसके लिए दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाता है जाकर, ठीक है। इसको बहुत अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हम जानते हैं, और इसको माइकल फैराडे ने ही इस एनालॉजी से समझाया था हमें, स्पाइडर के बारे में। जैसे मकड़ी होती है, तो मकड़ा जो होता है या मकड़ी जो होती है वो अपने चारों तरफ एक वेब बुनती है। स्पाइडर का जो वेब होता है उससे हम समझ सकते हैं, वो अपने चारों तरफ एक वेब बनाता है, एक जाल बनाता है, ठीक है। और फिर वो जाल जो है, वो जो वेब उसने बनाया है, वो वेब उसके लिए सारा काम करता है। यानी कोई एक्सटर्नल पार्टिकल आके उसमें फंस गया, कोई भी, ठीक है, ऑर्गेनिज्म कोई आके फंस गया उसके अंदर, तो मकड़ा जो है वो, या मकड़ी जो है वो उस वेब को ये ऑर्डर करेगी कि ये अगर उसके काम का है तो वो उसके पास ले आए, या उसके काम का नहीं है तो उसको दूर फेंक दे। यानी वही अट्रैक्शन और रिपल्शन वाला मामला। तो यहां पे भी क्या है कि जो फील्ड बन गई है, ये मैग्नेट अब इस फील्ड को ऑर्डर करेगा कि किस मैग्नेट को रिपेल करना है और किसको अट्रैक्ट करना है, यानी किस पोल को रिपेल करना है, किस पोल को अट्रैक्ट करना है। ये सारा ऑर्डर ये मैग्नेट किसको देगा, इस फील्ड को देगा, ठीक है। ये फील्ड उसके लिए सारा काम करेगी। तो इस फील्ड को ही माइकल फैराडे ने क्या बताया था, वो मॉडिफाइड स्पेस कहा था, ठीक है। वही मॉडिफाइड स्पेस फील्ड बन जाता है। तो यही केस, यही जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस के केस में भी होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो प्लस और माइनस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, उसमें भी यही चीज काम करती है, फील्ड बन जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है वो, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ बन रही है और चार्जेस के चारों तरफ बन रही है। यहां पे मैग्नेट के चारों तरफ वही फील्ड बन रही है, क्योंकि मैग्नेट अपने आसपास रखे हुए स्पेस को मॉडिफाई कर रहा है। और यही चीज ग्रेविटेशन में भी होती है कि जो मासेस होते हैं, वो दोनों मासेस अपने आसपास की रखी हुई फील्ड को मॉडिफाई करते हैं, वो फील्ड फिर दूसरे मास पे फोर्स लगाती है, तो वहां पे वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाता है, और वो जो फील्ड है वो ग्रेविटेशनल फील्ड बन जाती है। तो फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूटन ने नहीं दिया था, वो दिया था हमें किसने, माइकल फैराडे ने दिया था। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई होता है आपका मैग्नेट के सेंस में, ठीक है। तो मैग्नेट, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स कैसे लगा सकता है, फील्ड के थ्रू लगा सकता है। अब यहां पे देखिए, आखिर ये जो मैग्नेट के चारों तरफ फील्ड्स होती हैं, उनको हम कैसे पता कर सकते हैं कि फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कैसी होती हैं, दिखने में कैसी होती हैं, कहां पे उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, कहां पे स्ट्रेंथ कम होती है, ये सारी चीजें हम कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सिमुलेशन है आपके सामने। ये एक मैग्नेटिक कंपास है, ये आपको एनिमेशन में दिखाया जा रहा है। इस मैग्नेटिक कंपास को आप अगर इस परमानेंट मैग्नेट, जो बार मैग्नेट है आपके पास, इस बार मैग्नेट के चारों तरफ अगर आप जगह जगह रखकर और ये देखें कि हर जगह ये जो बार मैग्नेट है, इस मैग्नेटिक कंपास पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो वहां जहां पे इसकी जो निडल है, यानी जो नॉर्थ पोल वाली जो निडल है इसमें मैग्नेटिक कंपास में, वो जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही होगी वही डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। तो आप ऐसे करके पूरी हर जगह पे मैग्नेट में, बार मैग्नेट के चारों तरफ अब आप जो है वो ये जो मैग्नेटिक कंपास है उसको रखकर बस एरो लगाते जाइए। एरो कैसे लगाना है, जैसे मान लीजिए ये बार मैग्नेट है, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। आपने एक मैग्नेटिक कंपास निडल ले ली, ठीक है, ये मान लीजिए ये इस तरह से कुछ निडल है। अब इसको आपने नॉर्थ पोल दे दिया, ये साउथ पोल दे दिया। अब आप इसको जगह जगह ले जाएंगे। मान लीजिए इसको आप यहां लाते हैं, तो यहां लाएंगे तो इसका नॉर्थ पोल किधर जाएगा, ये नॉर्थ पोल इधर चला जाएगा, ये इधर आएगा, ये नॉर्थ पोल इधर आएगा और ये साउथ पोल जाएगा इसका। तो अब आप जिधर नॉर्थ पोल होगा उधर एरो बना दीजिए कि फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। यही काम आप यहां पे बुला के रखिए, तो यहां पे नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में होगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह आप जगह जगह, कभी यहां रखिए, यहां रखिए, यहां रखिए, हर जगह पे इसके चारों तरफ आप सारी जगह पे अलग अलग जगह पर जब कंपास को रखते हैं और जिधर भी उसका नॉर्थ पोल अलाइन होता है, पॉइंट करता है, उस डायरेक्शन में आप एरो लगा देते हैं तो बहुत सारी एरो बन जाएंगी। तो ये इतनी सारी एरो बन जाएंगी। अब यहां देखिए,
ये एरो एक पैटर्न बना रही हैं। जो पैटर्न ये बन रहा है यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है। हर एक मैग्नेट के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न होते हैं उनको बनाने का सबसे आसान तरीका यही है कि बार मैग्नेट के चारों तरफ आप अलग अलग पॉइंट्स पर एक कंपास ले लीजिए और उसको रखिए, और उसकी जो कंपास की जो नॉर्थ वाली निडल है वो नॉर्थ पोल उसका जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा उधर एरो लगाते चले जाइए। तो इस तरह के बहुत सारे एरोज आपको लगाने पड़ेंगे। उसके बाद आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह की आपको दिख रही हैं। कुछ इस तरह की दिख रही होंगी, देखिए ध्यान से। ठीक है बेटा, तो ये एक नॉर्थ से निकल रही होंगी और सारी साउथ में एंटर कर रही होंगी। ठीक है, सारी लाइंस कहां निकल रही हैं? आपकी नॉर्थ से इमर्ज हो रही हैं इस तरह से, और साउथ में ये एंटर कर रही हैं ये इस तरह से। ये एक पैटर्न आपको नजर आएगा इसके बारे में, फील्ड्स के बारे में, फील्ड का पैटर्न। ठीक है, अब यही सारी चीज आप देखिए हॉर्स शू मैग्नेट में भी इस तरह की ये सब हमको नजर आ सकता है। ये ब्राइटनेस यहां क्यों शो कर रहा है? चलो ठीक है, वॉलपेपर में ही होगा ये। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हुई कि जो नॉर्थ से निकल के कहां एंटर हो रही हैं? साउथ में एंटर हो रही होंगी। ठीक है, ये देखिए आयरन वाला जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, एक आयरन फाइलिंग्स अपने आप को कहां अरेंज कर रही हैं? सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां है? पोल्स के नियर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में क्या क्या चीजें हमें पता चली कि फील्ड लाइंस रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन द लाइंस आर क्लोजेस्ट। हाँ, जहां पे लाइंस बहुत करीब हैं, देखिए यहां पे लाइंस के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, यहां तो और भी कम है। तो लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा जहां पे कम होगी, जहां पे लाइंस बहुत करीब करीब होंगी, वहां पे फील्ड कैसी होगी? सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिटवीन अपोजिट पोल इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। अच्छा, अपोजिट पोल्स के बीच की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कौन सी होंगी? यहाँ पे ध्यान से देखिए, वो कैसी चलेंगी अंदर? ये वाली फील्ड लाइंस होंगी, ऐसे चलती हैं ये इस तरह से, यूनिफॉर्म बिल्कुल ऐसे जा रही हैं निकल के। ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हर जगह बराबर होगी। ये सब ऐसे जा रही होती निकल के साउथ टू नॉर्थ, यानी मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइंस जाती हैं वो साउथ टू नॉर्थ जाएंगी आपकी, और मैग्नेट के बाहर जाएंगी तो वो नॉर्थ टू साउथ जाएंगी। हाँ, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम दो साउथ पोल को करीब ले आए, दो सिमिलर पोल्स को या दो डिसिमिलर पोल्स को अगर पास लाते हैं तो क्या होगा? देखिए यहां पे पहले हम नॉर्थ पोल को और एक दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को पास लेकर आए। आपको पता है नॉर्थ पोल से लाइंस बाहर निकलती हैं, तो नॉर्थ पोल से ऐसे ऐसे बाहर निकलेंगी लाइंस, ये देखिए निकल रही हैं यहां से, और साउथ पोल में एंटर होती हैं। तो यही लाइंस क्या होंगी? साउथ पोल में जाके एंटर हो जाएंगी सामने वाले। तो ये कुछ इस तरह का बनेगा फिगर, यानी अगर कोई अपोजिट पोल्स को आप पास में लाते हैं तो उनकी फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। लेकिन अगर कोई सिमिलर पोल्स को आप पास में लाते हैं, यानी नॉर्थ नॉर्थ दोनों के साथ में ले आए अगर आप, तो यहां से भी नॉर्थ पोल से जो है जो फील्ड की लाइंस है वो निकलती हैं बाहर की तरफ आउटवर्ड, और इस नॉर्थ से भी आउटवर्ड निकलेंगी। तो ये दोनों इस तरह से फिगर बनेगा आपको कुछ, और बीच में एक आपको नल पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे, न्यूट्रल पॉइंट जिसको हम बोलते हैं। अभी हम आगे देखेंगे न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, जहां पे जो इसकी फील्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत कम हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये आयरन नेल के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि अगर आप आयरन नेल्स यहाँ पे आयरन की जो स्प्रिंकल है उसको जो आयरन का जो क्या बोलते हैं फाइलिंग्स हैं उनको अगर आप स्प्रिंकल करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये अपोजिट पोल्स के बीच में कैसा शेप लेती हैं और सिमिलर पोल्स के बीच में देखिए कैसा शेप लेती हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ऐसा रीजन बीच में वाइट कलर का जहाँ पे बिल्कुल भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जिसको हम न्यूट्रल पॉइंट्स या नल पॉइंट्स भी बोलते हैं। ये देखिए न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होते हैं? हम सब जानते हैं कि जो कंपास होता है वो डायरेक्शन बताने के लिए काम में आता है। यानी कंपास को अगर आप लेकर चलते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आपको दिखा देता है कि नॉर्थ इधर है, साउथ दूसरे साइड में है। लेकिन कुछ पॉइंट अर्थ पे ऐसे होते हैं जहां पे कंपास काम करना बंद कर देता है, यानी कुछ ऐसा जादू होता है जहां पे कंपास आपको नॉर्थ साउथ की बजाय कुछ और डायरेक्शन दिखाने लगता है। ऐसे ही पॉइंट्स को हम न्यूट्रल पॉइंट्स बोलते हैं। और वो पॉइंट्स अराइज कैसे होते हैं आइए देखते हैं। हम सब जानते हैं अर्थ क्या है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अर्थ बिहेव्स लाइक अ जायंट मैग्नेट, एक बड़ा सा मैग्नेट है। ऐसा लगता है अर्थ की कोर में एक बार मैग्नेट बड़ा सा फिट है। ठीक है, अच्छा हमको पता है कि जो मैग्नेट होता है उसको जब हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। यानी मैग्नेट अपने आप को इस तरह से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। तो ये मैग्नेट का भी नॉर्थ होता है और इधर ही अर्थ का नॉर्थ होता है।
लेकिन अर्थ का जो नॉर्थ होता है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है, डायरेक्शन वाला नॉर्थ होता है, जबकि मैग्नेट का जो नॉर्थ है वहां पे वो मैग्नेटिक नॉर्थ है। अब हम सब जानते हैं अगर इसको लटकाया हमने और इसने अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लिया, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो इसका क्या मतलब है? कोई भी मैग्नेट अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर रहा है, इसका मतलब कोई फोर्स है ना जो उसको मजबूर कर रहा है कि तुमको इसी डायरेक्शन में रुकना है, तुम किसी और डायरेक्शन में रुक नहीं सकते हो, जितना भी मर्जी हो आप हिला लीजिए, वो अल्टीमेटली आके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक जाएगा। यानी बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स के ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ रुकने के लिए मजबूर है, इसका मतलब वहां पे कौन सा पोल है जो उसको खींच रहा होगा? बताएगा कोई? वहां पे कौन सा पोल है बेटा? साउथ पोल है। इसका मतलब वहां पे कोई मैग्नेट है, बहुत बड़ा मैग्नेट, उसका साउथ पोल इसको अपनी साइड पे खींच रहा है। सिमिलरली इस साउथ पोल को कौन खींच रहा होगा दूसरी साइड पे? नॉर्थ पोल खींच रहा होगा। हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि अर्थ का जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है उसी के पास में कौन सा मैग्नेटिक साउथ एग्जिस्ट करता है? बोलिए। अर्थ का जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है वहां पे मैग्नेट का नॉर्थ आके रुक रहा है ना, तो वहां पे उसको कोई बड़े मैग्नेट का साउथ खींच रहा होगा। वो बड़ा मैग्नेट कौन है? अर्थ। ठीक है, हाँ, वो बड़ा मैग्नेट कौन है? अर्थ है। इसका मतलब यह है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ के अपोजिटली सिचुएटेड है या उसके सिमिलर बिल्कुल पैरेलली सिचुएटेड है? बताइए। अपोजिटली सिचुएटेड है। अच्छा, अगर पैरेलली सिचुएटेड होता तो क्या सिनेरियो होता अगर हम इसको फ्रीली सस्पेंड करते? हाँ, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाता हमें। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स पे। न्यूट्रल पॉइंट्स का क्या मतलब होता है? पहले हम ये समझ गए कि अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो ज्योग्राफिक साउथ के पास में है और अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ के पास में है। इतना सबको क्लियर हो गया। और इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो फील्ड लाइंस भी उसी हिसाब से बनेंगी। यानी अगर ये नॉर्थ है तो ये फील्ड लाइंस ऐसे निकल के जा रही होंगी साउथ की तरफ। ठीक है, ये होगी डायरेक्शन, क्योंकि आउटसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइंस रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ जा रही हैं ये सारी। अब आप खुद सोचिए, जब आप कंपस को लेकर कहीं पे भी निकल रहे हैं तो कंपस की भी अपनी एक फील्ड बनेगी। कंपस के अंदर भी मैग्नेट ही है ना, तो उसकी भी अपनी एक फील्ड बनेगी। जब वो फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है तभी वो डायरेक्शन सारी हमें दिखती है, समझ में आता है। तो आइए देखते हैं कि इंटरेक्शन होता कैसे कैसे है। देखो, न्यूट्रल पॉइंट्स कहते किसको हैं? यहां पे देखिए, बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। जब कभी भी ऐसा हो, दो मैग्नेट्स, एक मैग्नेट की फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ जा रही हो और दूसरा उसी के पास में रखा हुआ मैग्नेट की फील्ड लाइंस अगर नीचे की तरफ जा रही हैं, यानी उन दोनों की डायरेक्शंस इक्वल एंड अपोजिट हैं, तब वहां पे न्यूट्रल पॉइंट्स अराइज होंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे होगा। यहां पे देखिए, हम यहां पे अर्थ जो है उसको एक बार मैग्नेट से रिसेंबल करते हुए उसको सबसे पहले हम यहां पे हमने पेपर पे उसकी फील्ड लाइंस बना ली हैं। ठीक है, इसको समझ लीजिए ये अर्थ है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ये। अब हम इसके पास कंपस ला रहे हैं। देखिए, आप कंपस को देखिए, कंपस अपने आप को उसी डायरेक्शन में अलाइन किए हुए है। अब जैसे जैसे आप कंपस को दूर लेकर जा रहे हैं, अभी भी उसी डायरेक्शन में है, उसी के इन्फ्लुएंस में है। अब देखिए, अपनी डायरेक्शन कंपस ने चेंज करना स्टार्ट कर दिया एक सर्टेन डिस्टेंस पे। क्या आप देख पा रहे हैं? हाँ, अभी तक वो वही डायरेक्शन दिखा रहा था उसके इन्फ्लुएंस की वजह से, नॉर्थ साउथ, लेकिन थोड़ा और दूर ले जाने की वजह से यहां पे ले गए हम। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, यहां पे उसने अपने आप को एक अलग ही डायरेक्शन में अलाइन कर लिया। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा बेटा? न्यूट्रल पॉइंट्स कहलाएगा। जहां पे वो न्यूट्रल हो गया, यानी वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से अब इट इज नो लॉन्गर इन्फ्लुएंस्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अब यहां पे भी देखिए, अब तक वो इन्फ्लुएंस में है और दूर ले आए हम। ठीक है, और दूर लेकर जा रहे हैं इसको, तो हम और दूर लेकर जाएंगे। देखते रहिए, ये देखिए अब वो चेंज होना स्टार्ट हो गया। ये देखिए, अब वो बिल्कुल भी ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, बिल्कुल, अगर आप देख पा रहे हो तो। ठीक है, तो यहां पे भी आपको क्या मिलेगा बेटा? न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। हाँ, न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अच्छा, ये न्यूट्रल पॉइंट तो हमने कब देखा? जब हम मैग्नेट के साउथ और नॉर्थ पोल को लेकर काम कर रहे थे, यानी यहां पे वर्टिकल डायरेक्शन में जब हम चल रहे थे। अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चले, इधर उधर की डायरेक्शन में, तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। ये वर्टिकल वाला था,
देखिए वर्टिकली अगर हम एक कंपास को लेते हैं, ये अर्थ, इसके बैकग्राउंड में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। अब कंपास को अगर आप ऊपर रखेंगे तो कंपास को अगर आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखते हैं, इस तरह से है मान लीजिए, तो कंपास का नॉर्थ साउथ अगर ऐसे आया तो फील्ड्स कैसे जाएंगी? फील्ड आपको दिख रहा होगा, ये इस डायरेक्शन में दिख रही है जाते हुए सबको, बोलिए हाँ। और ये फील्ड ऐसे निकल रही है बाहर की तरफ, दिख रही है, जबकि जो अर्थ है उसका नॉर्थ पोल यहां कहीं है ना, बोलो। अगर नॉर्थ पोल यहां कहीं है, नॉर्थ पोल यहां है, तो नॉर्थ पोल से जो लाइन निकल रही होंगी वो ऐसे निकलेंगी, बोलो। अब बताओ, ये लाइंस निकल के ऐसे जा रही हैं और इनकी लाइंस नीचे आ रही हैं, क्या ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं? बोलो, क्या ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देंगे? तो ये यहां पे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहां पे आपको क्या मिलेगा? न्यूट्रल पॉइंट्स मिलेगा। अच्छा, यही न्यूट्रल पॉइंट्स नीचे हमने देखा था, अब ऊपर भी हम यही चीज देख सकते हैं, ऊपर भी यही चीज होगी। ये देखिए यहां पे न्यूट्रल पॉइंट्स मिलेगा आपको। क्यों, कैसे मिलेगा? क्योंकि ये जो छोटा वाला मैग्नेट है, यानी जो कंपास का मैग्नेट है, उसकी फील्ड लाइंस ऐसे जाके नीचे ऐसे निकल रही होंगी, जबकि यहीं पे देखेंगे आप, जो साउथ है उसकी फील्ड लाइंस बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगी, ऊपर की तरफ भी। तो ये दो आपको न्यूट्रल पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, जब आप वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें कहां मिलेंगे हमें। फिर हम आते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगर हम छोटे से बार मैग्नेट को एक बड़ा सा अर्थ मान लें और फिर हम कंपास से देखें कि कहां पे न्यूट्रल पॉइंट्स मिलेंगे। अब साइडवेज देखने जा रहे हैं हम लोग। अब देखिए यहां पे अभी तक वो उसी के इन्फ्लुएंस में है और शो कर रहा है। अब हम जैसे जैसे दूर लेकर जाएंगे, देखिएगा अभी ये देखिए, क्या आप देख पा रहे हैं कि वो बिल्कुल भी अब उसके इन्फ्लुएंस में नहीं रह गया है, किसी और डायरेक्शन को दिखा रहा है। फिर से देखिए, अब जैसे आप दूर लेकर जाएंगे ये अपनी ओरिजिनल अलाइनमेंट से दूर हट, मतलब छोड़ देगा उसको। ये देखिए यहां पे, ये देखिए बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर गया है ये, देखिए ध्यान से। तो यहां पे आपको साइडवेज डायरेक्शन में भी न्यूट्रल पॉइंट्स मिल रहा है। यही दूसरे साइड भी मिलेगा आपको अगर आप दूसरी साइड जाते हैं तो। देखिए ध्यान से इसको, जैसे जैसे आप इसको दूर लेकर जाएंगे ये अपना अलाइनमेंट जो है वो छोड़ देगा और बिल्कुल भी किसी भी रैंडम डायरेक्शन में अपने आप को दिखाने लग जाएगा। तो जिस पॉइंट पे भी ऐसा करेगा, अपना अलाइनमेंट छोड़ेगा, वो पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट्स होगा। यानी वहां पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, तो वहां पे हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है। तो ये साइड वेज हमें न्यूट्रल पॉइंट ऐसे मिलेगा। ये देखिए साइड वेज ऐसे मिलेंगे, यानी जब हमारा साउथ ऊपर था, नॉर्थ नीचे था, तो कैसा मिल रहा था? वर्टिकल डायरेक्शन में मिल रहा था। अब हमारा साउथ नीचे है, नॉर्थ ऊपर है, यानी अर्थ का नॉर्थ और हमारा साउथ ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा? नॉर्थ से लाइंस ऐसे निकल के जा रही हैं और इधर देखिए नॉर्थ से लाइन नीचे की तरफ आ रही हैं। ये देखिए इक्वल एंड अपोजिट है। तो ये यही चीज आपको यहाँ पे भी दिखेगी, ये नीचे की तरफ आ रही हैं, यहाँ ऊपर से जा रहे हैं, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं। यहाँ पे आपको नल पॉइंट्स या न्यूट्रल पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये होते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स। तो अर्थ के बारे में हमने देखा कि अर्थ बिहेव्स लाइक अ जायंट मैग्नेट। अच्छा, जो मैग्नेटिक पोल्स हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज सुनना, ये जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो ज्योग्राफिक पोल से कितना दूर हैं? कितना दूर हैं? करीब 1500 किलोमीटर दूर हैं एक दूसरे से, ठीक है। इतने भी पास नहीं है, काफी ज्यादा दूर हैं। तो ज्योग्राफिक पोल जो है वो क्या है? ज्योग्राफिक पोल्स को मिला के कौन सी एक्सिस बनती है बताओ? ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, क्या बोलते हैं उसको? एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। रेगुलर क्लास में हम आपको ये बताएंगे कि जो मैग्नेटिक पोल्स हैं उनको मिलाते हैं तो कौन सी एक्सिस बनती है। आगे चलते हैं। मैग्नेटिक पोल्स जो हैं वो भाई अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म कहां से आया? अभी हमने सब्सटेंस के अंदर तो देखा। अच्छा बताओ, सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिज्म कहां से आया? थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, कोई बताएगा? सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिज्म कहां से आया? बताया था अभी। और कोई बताएगा? थोड़ा सा और एक प्रिसाइज बताइए थोड़ा सा।
हमने एक टर्म इस्तेमाल किया था, मैग्नेटिक मोमेंट, भूल गए? याद है? हाँ, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है हर एक एटम का, उसकी वजह से सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिज्म आता है। अच्छा, एक और बात समझना, किसी पर्टिकुलर एटम में हो सकता है मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा हो, लेकिन हो सकता है कि पूरे सब्सटेंस के जब एटम्स को कलेक्टिवली देखा जा रहा हो तो हो सकता है उस पूरे सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिज्म नहीं पाया जा रहा हो। ठीक है, जैसे क्रोमियम इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए इसको बाद में डिस्कस करेंगे, आगे चलते हैं। मैग्नेटिक पोल्स जो हैं वो ऐसा नहीं है फिक्स हैं, यानी अभी जो हमें मैग्नेटिक पोल्स अर्थ के दिखते हैं ना, वो मैग्नेटिक पोल्स ऐसा नहीं है हमेशा से ऐसे ही थे। मैग्नेटिक पोल्स धीरे धीरे अपनी पोजीशन ओवर द टाइम बदलते रहते हैं, बल्कि ये कुछ 1000 ईयर्स के बाद अपनी पोजीशन को स्विच कर लेते हैं। इसका मतलब अगर हम सोचें कि आज से कुछ 1000 ईयर्स पहले मैग्नेटिक पोल्स कहां रहे होंगे, कोई बताएगा कहां रहे होंगे? यानी जहां पे आज उसका मैग्नेटिक साउथ है, वहां पे कभी मैग्नेटिक नॉर्थ भी रहा होगा, है ना? तो वो ये धीरे धीरे अपनी पोजीशन को स्विच भी करते रहते हैं, तो कोई फिक्स नहीं है। अच्छा, इनका फायदा क्या है? जो हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो सन से अर्थ की तरफ बहुत तेजी से आते हैं, स्पीड अप करते हैं। तो जो हमारे अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वो हमें सेव करती है इससे। जो अर्थ से आते हैं, वो सन से जो चार्ज पार्टिकल बहुत अर्थ की तरफ जो है वो मूव ऑन करते हैं, तो इनसे हमें बचाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसको डिफ्लेक्ट कर देती है पोल्स की तरफ, ऐसे पार्टिकल्स को पोल की तरफ वो डिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, ये सोलार विंड्स होती हैं, तो सोलार विंड्स को भी ये डिफ्लेक्ट कर देती है। अच्छा, जब ये पोल की तरफ डिफ्लेक्ट करती है तो वो जाकर एटमॉस्फेयर से कोलिजन करते हैं और वहां पे एक ब्लू ब्लू कलर की लाइट्स जो है वो ब्लू ये ब्लू ग्रीन टाइप की लाइट्स बनती हैं। और इन लाइट्स को आपने अगेन ज्योग्राफी में शायद ये नाम सुना हो, ऑरोरा बोरियोलिस, सुना है किसी ने? हाँ, तो ये जो ऑरोरा बोरियोलिस होता है ये यही मैग्नेटिक फील्ड का ही इफेक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड अगर अर्थ की नहीं होती तो ये भी चीज पॉसिबल नहीं थी, शायद लाइफ भी पॉसिबल ना होती। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं होती तो सोलार विंड्स जो थी वो अर्थ में आकर सब बर्बाद कर देती। ठीक है, आप अर्थ पे जो है वो लाइफ को भी कहीं ना कहीं इमेजिन नहीं कर पाते कि उस लाइफ सर्वाइव कर